टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का आज अपना 9वां दिन है। 8वें दिन अपन ने पढ़ा था मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, और मैंने आपको 5 कारकों के बारे में बताया था। एक पढ़ा था अपने मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका यानी जो भूमि की जो परत होती है उसको किस अनुरूप बांटा गया है, कल अपन ने वो पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे मृदा निर्माण कारक, यानी मिट्टी का निर्माण करने वाले, मिट्टी के निर्माण को करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी बनने में सहायक होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदा निर्माण की कारक। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक है जनकशैल का स्वरूप। अब देखो जनकशैल का मतलब होता है अपने जैसे मान लो चट्टानें पाई जाती है, जैसे कांतरी चट्टान है, आग्नेय शैल है, इस प्रकार से चट्टानें होती है। उनमें से कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती है जिस वजह से उनके जो टुकड़े या उनकी चटकन होती है उनके अंदर, तो वो जो उनके पदार्थ होते हैं जैसे मान लो लावे के रूप में है या फिर और उनकी कोई क्रिया है, उनके कारण जब वो धरातल में अब जो जनकशैल है उनका आकार परिवर्तित होता है, जो उनका रूप होता है वह भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है उनके अंदर। और जलवायु कारक, अब जलवायु के जो कारक हैं वो और आपस में से जो जनकशैल है वो एक दूसरे के साथ गुणन क्रिया होती है, उसके अनुरूप उसके तत्व हैं वो बारीक रूप में हो जाते हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, यानी जो भूमि की स्थलाकृति जो आकृतियां होती है वो किस अनुरूप है, वह भी अपना एक स्थान रखती है। जैव पदार्थों की भूमिका, अब जो मिट्टी जो मृदा का जो निर्माण है उसमें एक प्रमुख है जैव पदार्थों की भूमिका, यह भी अपना इसके अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, यानी कितना समय लगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मिट्टी का कण बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो वो कितना समय लगा वो भी इसके अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न है, यानी जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जिस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है वह समय स्थान इनके अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये अलग अलग स्थानों के अंदर अलग अलग समय लगने के कारण इनका रूप मृदा का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, मृदा निर्माण का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी मृदा का निम्नीकरण किस प्रकार और संरक्षण के लिए अपन को क्या क्या उपाय करने हैं। अब अपन बात करेंगे जैसे मान लो मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, कि मृदा का निम्नीकरण क्या है और मृदा के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, यानी जो मृदा संसाधन है उसके लिए दो मुख्य जो खतरे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना या चले जाना या अपना स्थान परिवर्तन कर लेना, क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन जैसे मान लो हवाओं के माध्यम से भी होता है, या फिर मान लो जैसे मान लो वर्षा होती है, वर्षा के साथ आसपास के गांवों या जो बाढ़ आती है, बाढ़ के माध्यम से पानी के बहाव के साथ मिट्टी अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाके इकट्ठी हो जाती है। या जैसे मान लो अपने गांव के अंदर ही देख लो, वर्षा के समय आसपास के नालों से पानी जो बहकर मुख्य मार्ग से अपने साथ पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रोक देता है। तो इस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता रहता है। हवाओं के माध्यम से भी मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। तो ये एक तो प्रमुख खतरा ये हो गया। दूसरा होता है क्षीणता का मतलब होता है जो उर्वरता शक्ति होती है मिट्टी की, जो उपजाऊपन होती है उसकी जो मात्रा होती है उसमें क्या आ जाना, कमी आ जाना। तो इस प्रकार से ये दो मुख्य खतरे हैं किसमें, भूमि के निम्नीकरण, यानी जो भूमि का निम्नीकरण, यानी जो उसका निम्नीकरण का मतलब ये नहीं होता कि मृदा की कमी या मिट्टी की कमी, ये नहीं होता। मृदा का निम्नीकरण यानी जो उसकी उपजाऊपन की जो शक्ति होती है, उत्पादन बढ़ाने की जो शक्ति होती है उसमें कमी आ जाना, वह कहलाता है मृदा का निम्नीकरण, यानी उसकी उपजाऊपन की जो शक्ति होती है वह कम हो जाना। अब इसमें प्रमुख जो कारक वो कौन कौन से, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। अब जो मृदा का निम्नीकरण है वो कितने कारकों के माध्यम से हो सकता है, दो कारकों के माध्यम से होता है। कौन कौन सा, एक तो मानव और दूसरा है प्राकृतिक। दोनों कारकों के माध्यम से मृदा का क्या हो सकता है, निम्नीकरण हो सकता है।
अब जो प्राकृतिक है वो तो कैसे, प्रकृति के द्वारा, जैसे मान लो हवाओं के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से, नदी यानी बाढ़ आती है उसके माध्यम से, भूमि के जो जो मिट्टी होती है उसका स्थानांतरण होता रहता है, मिट्टी का कटाव होता है, अपरदन होता है, तो उसकी जो उपजाऊपन, उनकी जो शक्ति होती है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब आपको मानवीय कारक, इसमें मृदा के निम्नीकरण में एक प्रमुख कारण है मनुष्य का, मानव का भी है। किस प्रकार से, कि जैसे मान लो भूमि की जो अपन फसल करते हैं, कृषि करते हैं, उसके अंदर जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग है वो अपन क्या करते हैं, अधिक करते हैं, या फिर जो अपने पेड़ पौधे होते हैं उनको अपन क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, वनों को समाप्त करते हैं। जैसे मान लो किसी गांव के पास वन संपदा है, वहां पे वन बहुत ज्यादा थे, लेकिन मनुष्य ने अपने लालच के कारण या अपने बोल सकते हैं अपने लाभ के लिए उन वनों का क्या कर दिया, सफाया कर दिया। तो जो मिट्टी का रोकने के जो अवरुद्ध थे बीच के अंदर, जो पेड़ पौधे थे उनको काट लेने के कारण से वहां की मिट्टी का क्या होगा, अपरदन होगा। इस कारण से उसकी जो वहां की भूमि के अंदर जो उपजाऊपन जो शक्ति थी वह दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से भूमि के निम्नीकरण के अंदर दोनों कारक ही अपना स्थान रखते हैं, एक तो मानवीय कारक और एक प्राकृतिक कारक। ये दोनों कारक ही क्या करते हैं, भूमि के निम्नीकरण के अंदर अपना क्या कर सकते हैं, प्रभाव रखते हैं या छोड़ से, ये प्रमुख कारक है। फिर अपन बात करते हैं मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, यानी मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से, वनोन्मूलन, वनों का काटना, ठीक है ना, अतिचारण, अतिचारण का मतलब अगर वन दिन प्रतिदिन इसी के दर के साथ समाप्त होते रहे तो आने वाले समय में अपने सामने बहुत बड़ी समस्याएं होगी। वर्षा समय पे नहीं होगी, वर्षा मानसून की अनियमितता भी नहीं रहेगी, वर्षा समय पे नहीं होगी तो फसलें नहीं होगी, फसलें नहीं होगी तो खाद्यान्नों की क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी, पानी की समस्या उत्पन्न होगी। इस प्रकार से फिर दूसरी बात, वन नहीं रहे तो मिट्टी के जो अवरुद्ध है, मिट्टी को रोकने वाले जो ये पेड़ पौधे हैं वो दिन प्रतिदिन अगर इसी तरह दर से कटते रहे तो ये वनोन्मूलन भी मिट्टी के अपरदन के कारण या भूमि की निम्नीकरण के कारण एक प्रमुख कारण हो जाएगा। अतिचारण यानी जो पशु होते हैं उनको स्थायी चारागाह न मिलना, तो ये क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं या पशु होते हैं वो हर जगह से पेड़ पौधे खाने के लिए या फिर जो उनके जो पेड़ होते हैं उनके माध्यम से जो छोटे अंकुरित पेड़ पौधे होते हैं वो दिन प्रतिदिन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वो अंकुरित पूरे नहीं हो पाते। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इनके कारण भी भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। वर्षा दोहन, भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब होता है जैसे मान लो ये पर्वत है तो ये अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, इनके ऊपर की जो चट्टानें होती है वो क्या जाती है, टूट जाती है और ये अपने साथ पथरीली जो मिट्टी वगैरह है वो उनको नीचे लेकर आते हैं। इससे काफी जनधन की हानि भी हो सकती है, या फिर वर्षा के समय अगर भयंकर यहाँ पे अगर यहाँ की जो चट्टानें टूटने लग जाए तो आसपास के गांवों को नष्ट कर देती है। फिर अपन जैसे मान लो फिर और आती है बाढ़, तो अगर भूमि का निम्नीकरण इसी प्रकार से होता रहा, मृदा का अपरदन इसी प्रकार से होता रहा तो वहां पे क्या हो सकती है, बाढ़ की संभावना बनी रहती है, बाढ़ लगातार आने की संभावना रहती है। अब फिर बात करते हैं अपन मृदा संरक्षण की विधियां, यानी मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाना जरूरी है। तो पहली विधि है मल्च बनाना। ये श्रृंखलाएं होती है, जैसे मान लो कल आपको बताएंगे कि मल्च क्या होता है, वेदिका क्या होती है, समुच्चय रेखीय जुताई क्या होती है, तो ये कल आपको बताएंगे किस प्रकार इनके अंदर थोड़ा आपको लिखा दिया जाएगा। मल्च बनाना ये एक श्रृंखला है, जैसे मान लो पेड़ पौधे होते हैं उनको किस अनुरूप लगाना, ठीक है। समुच्चय रेखीय होती है, दूसरी होती है वेदिका फार्म, तीसरी होती है समुच्चय रेखीय जुताई, चौथा नंबर पे आता है रक्षक मेखलाएं बनाकर, यानी जो कृषि अपन करते हैं, भूमि कृषि होगी, भूमि हो उनके बीच में मेखलाएं बनाना यानी पेड़ों की कतार लगाना, ये कहलाती है रक्षक मेखलाएं। बाकी आपको कल और बता देंगे। समुच्चय रेखीय वेदिकाएं, तो इस प्रकार से 5 विधियां हैं किसकी, मृदा संरक्षण की, यानी मृदा के संरक्षण, मृदा के बचाव के लिए जो उपजाऊपन होता है मृदा के अंदर उसको बचाने के लिए इस प्रकार की अपन को विधियां अपनानी चाहिए। तो आज अपन ने पढ़ा मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी मृदा के जो निम्नीकरण होने के प्रमुख कारण है वो उससे कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो एक तो होता है मृदा अपरदन और दूसरा होता है उसकी क्षीणता। ये मृदा संसाधन के लिए क्या प्रमुख खतरे हैं और ये किन कारकों पर निर्भर है, मानवीय कारक और प्राकृतिक दोनों के कारण भूमि का मृदाओं का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से, यानी मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं,
वो आपको बताना है कि मृदा का निम्नीकरण किस कारण से होता है। वनोन्मूलन से, अतिचारण से, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा का दोहन, भूस्खलन और बाढ़ आदि के कारण भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। फिर आगे प्रश्न आता है मृदा संरक्षण की विधियां, तो कौन कौन सी विधि होगी, मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, समुच्चय रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं और समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। इस प्रकार से आज आपके ये 2 बिंदु हो गए। कल आपको इन 5 का वर्णन और आगे अपन पढ़ेंगे फिर चट्टानों के बारे में अपन पढ़ेंगे।